Hello student, this is the second part of our NCERT exemplar video. In previous video I have discussed about 10 question. 10 all 10 was MCQ type और इसमें हम लोग किसका डिस्कस करेंगे, बाकी बचे हुए MCQs की और प्लस जो प्रीवियस ईयर जो बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें। लास्ट वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि ये NCERT जो एग्जाम्पलर होते हैं, NCERT एग्जाम्पलर से डायरेक्ट जो है या तो डायरेक्ट 70% क्वेश्चन पूछे जाते हैं या फिर उसके मॉडिफाइड फॉर्म होते हैं। अभी आपका चैप्टर 2 की एनालिसिस बची हुई है, इस चीज़ पे आप थोड़ा सा डिस्टर्ब मत होइए कि चैप्टर 2 की एनालिसिस हम नहीं करवाएंगे। चैप्टर 2 भी होगा और कोशिश करेंगे चैप्टर 1 से भी हम उसकी MCQs और उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उस पर एक बार एनालिसिस कर दें। वीडियो उसके सारे पड़े हुए हैं, वीडियो लेक्चर जो है चैप्टर 3 ऑनवर्ड जो है सारे वीडियो पड़े हुए हैं। चैप्टर 1 और 2 का कोई वीडियो आपको नहीं मिलेगा, उसका मैं जूम पे ही सारे क्लासेस को अपडेट करवा दिया था। उसमें अगर कोई प्रॉब्लम हो, चैप्टर 1 और 2 के वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो आपको चाहिए तो उसमें आप कमेंट में हमारे जो व्हाट्सएप नंबर है, मैंने क्या बताया था, जो व्हाट्सएप नंबर है ये 9695 वाला सबके पास होगा, इस पर आप पर्सनली मैसेज कर देंगे। उसका मैं एक स्पेशल वीडियो बना करके, जिस टॉपिक पे आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक का स्पेशली वीडियो बना करके, या हो सकता है तो डायरेक्ट राइट करके आपको टाइप करके उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँ। फिलहाल हम बात कर रहे हैं MCQs टाइप क्वेश्चन जो NCERT से है, और उसके पहले वीडियो सेक्शन में सेल्फ टेस्ट एनालिसिस करके वीडियो था। उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हम बोले कि सर 45 आउट ऑफ 45 मिला है, तो ऐसा नहीं है, पॉसिबल नहीं है, बट थोड़ा सा वो आपके हॉनेस्ट पे डिपेंड है कि अगर आप सही ढंग से किए होंगे, समझे होंगे तो 45 आउट ऑफ 45 मिला होगा। अदरवाइज़ आपके जो स्कोर हैं वो जो मुझे गेन हुए हैं, जो मुझे मिला हुआ आपके मैसेज के थ्रू, वो ज़्यादातर कितना मिला है, वो 30 टू 35 के आउट रेंज में ही सबका मिला है। ठीक है, तो अभी हम जो है क्वेश्चन को सॉल्व करवा दे रहे हैं आपके MCQ में बचे हुए जो MCQ NCERT के। ये आपके वीडियो एनालिसिस नहीं, ये सेल्फ टेस्ट नहीं है, ये सिर्फ आपकी एनालिसिस है। एक एक क्वेश्चन पे हम एनालिसिस कर दे रहे हैं ताकि इन फ्यूचर अगर MCQs टाइप यही रहते हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आप जब भी वीडियो देखने बैठे, ये वीडियो लेक्चर जो आ रहे हैं अभी जो चल रहा है, वो पिछला वीडियो जो भी है, वीडियो लेक्चर जब भी आप देखें, आप अपने पास एक कॉपी और एक पेन लेकर के बैठिए और इन MCQs को आप वहीं पे सॉल्व कर ले जाइए। और ये 100% मान लीजिए कि जो मैं रिवाइज करवा दे रहा हूँ, जो कलेक्शन आपके पास आ जा रहा है, वो एग्ज़ाम में ज़रूर किसी न किसी वे में पूछेगा। ठीक है, ये MCQs आपके सेशन 2019-20 से ऐड हुए हैं, 19-20 से जो है जो ऐड हुए हैं वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं अगर आप वीडियो को अच्छे से वॉच नहीं करेंगे, या फिर उसको 2-3 दिन तक आपके दिमाग में रहेगा, फिर आपके दिमाग से क्या हो जाएगा, स्वाइप डाइप हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आपको किस पे फोकस करना है, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ जो है NCERT एग्जाम्पलर चल रहा है उस पर फोकस करना है। ठीक है, प्रीवियस ईयर वीडियो लेक्चर जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे वो भी इसमें है, 1 मार्क्स 2 मार्क्स 3 मार्क्स 4 मार्क्स। ठीक है, 5 मार्क्स 4 मार्क्स अब नहीं रह गया है, वैल्यू बेस अब खत्म हो गया है। बेसिकली इससे वैल्यू बेस ही पूछा जाता था। ठीक है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर है उसमें इसको सॉल्व करवा देंगे। तो टाइम डिले हो रहा है इसलिए मैं इसको सीधे अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। देखो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या सीधे पूछ रहा है, यहाँ पे देखो 11 नंबर जो क्वेश्चन है वो ये क्या रख रहा है, यहाँ पे देखो, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग जिफ्ट। ठीक है, जिफ्ट में क्या होता है कि जाइगोट जो बनते हैं वो फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। ठीक है, फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है। जिफ्ट में क्या है, जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, यानी कि ये फैलोपियन ट्यूब से रिलेटेड है। फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कौन किया जाता है, क्या किया जाता है, जाइगोट बनने के बाद जो बिलो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज है उसको यहाँ पे यानी कि 2 to 8 सेल स्टेज तक ही इसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है, और अगर वो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज क्रॉस कर गया है तो उसको कहाँ ट्रांसफ़र किया जाता है, उसको ट्रांसफ़र किया जाता है यूट्रस में। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये फोकस क्या करना है, आपको फोकस करना है कि जिफ्ट में क्या होता है। जिफ्ट में फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र किया जाता है जाइगोट का कौन सा स्टेज, 2 to 8 सेल स्टेज। ठीक है, अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो आंसर है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आंसर आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन क्या है, ओवा कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर आर ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब फैसिलिटेट द जाइगोट फॉर्मेशन। यहाँ पे देखो दिया है ओवा। ठीक है, अब पूरा पूरा सही सही है, अगर आप पढ़ेंगे झटके में बहुत सारे लोग पढ़ लेते हैं और लगता है कि हाँ यही सही है। ओवा क्या होता है एक्चुअल में, ओवा होता है गैमीट, स्पर्म और ओवम ये होते हैं गैमीट।
तो गैमीट को अगर फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे डोनर से कलेक्ट करो चाहे कपूल से कलेक्ट करो, तो ये जो आपका क्या हो जाएगा, अगर गैमीट को अगर कलेक्ट करोगे, किस में ट्रांसफ़र करोगे, फैलोपियन ट्यूब में, तो वो एक टर्म आता है आपका गिफ्ट गैमीट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफ़र, उसके लिए हो जाएगा। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे गिफ्ट तो करा नहीं रहे हो, गैमीट ट्रांसफ़र करा नहीं रहे हो, पूछ रहा है गिफ्ट में क्या होता है, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, इसमें पूछ रहा है ओवा कलेक्ट किया जाता है जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर में, और साफ लिखा हुआ गिफ्ट में क्या होता है, तो पहला ऑप्शन इसलिए नहीं होगा। ठीक है, दूसरे ऑप्शन पे आते हैं। जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम द फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू द फैलोपियन ट्यूब। देखो, जाइगोट या तो फीमेल डोनर से डायरेक्ट ट्रांसफर किया जाता है, या फिर जाइगोट को प्रिपेयर किया जाता है लैब में, कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, तो ये फीमेल डोनर से भी डायरेक्टली हम कनेक्ट करके फैलोपियन ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देते हैं कपुल में। ठीक है, ऐसे कपुल्स में लेडी जिनका यूट्रस ठीक हो बट ओवा बन नहीं रहा हो, ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हो रहा होगा। ठीक है, अब आगे नेक्स्ट अगला सी ऑप्शन है क्या, जाइगोट इज कलेक्टेड फ्रॉम फीमेल डोनर एंड ट्रांसफर टू यूटरस। यूटरस में ट्रांसफर करोगे तो ईटी हो जाएगा, एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो दूसरा टर्म है। यहाँ पे गिफ्ट जो पूछ रहा है उसमें एफटी का मतलब फैलोपियन ट्यूब ही है। ठीक है, तो ये यूटरस दोनों में है, यहाँ पे भी है और सी वाले ऑप्शन में भी है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे यूटरस में नहीं, यहाँ फैलोपियन ट्यूब की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। जितने लोगों का ऑप्शन बी है वो दिमाग में बैठा लें कि इसको रटेंगे नहीं, समझेंगे। देखो, जो एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन होते हैं, जब भी आप सॉल्व करिए, प्रैक्टिस करिए, तो बाकी जो ऑप्शन होते हैं वो क्यों नहीं होते हैं इस पर फोकस करना रहता है, ऑटोमेटिकली आपका सही आंसर पिकअप हो जाएगा। ठीक है, ये एनालिसिस का सबसे अच्छा तरीका होता है। अब आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है कि द करेक्ट सर्जिकल प्रोसीजर एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड इज। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि उसमें जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का सर्जिकल प्रोसेस क्या है, यहाँ पे दिया है ओवेरिक्टोमी, यहाँ उसके बाद दिया है हिस्टेरेक्टोमी, उसके बाद क्या दिया, वैसेक्टोमी और कैस्ट्रेक्शन। तो ये सब वर्ड आपको ऑड नहीं लग रहे हैं, ये ओवेरिस्टोमी, हिस्टेरेक्टोमी और कैस्ट्रेशन, ये सब तो है ही नहीं कहीं चैप्टर 4 में, तो आपका सीधे खुल के सामने आ जा रहा है वैसेक्टोमी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। यहाँ पे आपको टाइम डिले नहीं करना है। थर्ड क्वेश्चन, और यही हमारा एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हमारा प्रीवियस ईयर सेशन शुरू हो जाएगा, तो इसको भी थोड़ा सा देख ले, 2013 का। ठीक है, डायफ्राम आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज बाय द फीमेल, चूज द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द स्टेटमेंट गिवन बिलो। अब डायफ्राम क्या है, एज लाइक द कंडोम डायफ्राम इज अ फिजिकल बैरियर। ठीक है, अब पहला ऑप्शन क्या है, दे आर इंट्रोड्यूस इनटू द यूटरस, ये गलत है। कहाँ पे इंट्रोड्यूस किया जाता है, सर्विक्स में। ठीक है, डायफ्राम को कहाँ से यूज किया जाता है, सर्विक्स में। तो ये दिमाग में बैठा लीजिए कि पहला ऑप्शन ये सही नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन ये सही नहीं है, सर्विक्स में, तो यूटरस में दिया हुआ है। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन क्या है, आगे ऑप्शन, दे आर प्लेस टू कवर द सर्वाइकल रीजन, हाँ ये सही है। दे एक्ट एज अ फिजिकल बैरियर फॉर स्पर्म एंट्री, ये भी बिल्कुल सही है। दे एक्ट एज अ स्पर्मिसाइडल एजेंट। देखो, स्पर्मिसाइडल एजेंट क्या होते हैं, ऐसे केमिकल्स जो स्पर्म को किल कर दे। ठीक है, फंजीसाइड का नाम सुना है, वीडीसाइड का नाम सुना है, ऐसे स्पर्मिसाइड का नाम सुन लीजिए। फंजीसाइड, वीडीसाइड और जो जो आपके जो है जितने भी इंसेक्टिसाइड्स होते हैं वो सब उसको किल करने के लिए ऐसे केमिकल्स होते हैं। तो स्पर्मिसाइड्स क्या होते हैं, स्पर्मिसाइड्स ऐसे केमिकल होते हैं स्पर्म को किल करें। क्योंकि फिजिकल बैरियर है, इसमें किलिंग का कोई चांस होता ही नहीं है, रोकने का काम करता है, इसलिए स्पर्मिसाइडल एजेंट होते नहीं हैं। तो ये आपका ऑप्शन सही नहीं है। तो आपका सेकेंड और थर्ड यही तीनों सही हैं। सेकेंड थर्ड किस में आया है, बी में आया है, 13 का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हाँ, ये अगर ये डायफ्राम के साथ स्पर्मिसाइडल एजेंट को लगाया जाए तो सूटेड होता है, वो आपको कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि यानी कि डायफ्राम अलॉन्ग विथ स्पर्मिसाइडल इज वेल सूटेड, मीन्स दे कैन यूज टुगेदर। ठीक है, अब आते हैं हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर शुरू हो रहा है। ठीक है, दिख रहा होगा सबको स्क्रीन पे, 30 FPS पे चल रहा है इसलिए सबको दिख रहा होगा। चलो आगे आते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है, हाउ डू कॉपर एंड हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव, एक्सप्लेन। ये कब पूछा है, CBSE 2010 में। कह रहा है कि कॉपर और हार्मोन रिलीजिंग आईओडीज कैसे काम करते हैं। देखो, जो कॉपर होते हैं, कॉपर आईओडीज जैसे कॉपर T हुआ, कॉपर 7 हुआ,
और कौन, मल्टीलोड 375 हुआ, कई बार पूछा जा चुका है। ये करते क्या है, स्पर्म की मोटेलिटी को ब्लॉक करते हैं। क्या काम करते हैं, स्पर्म की मोटेलिटी को, ये देखो स्पर्म को क्या बना देते हैं, नॉन मोटाइल। ठीक है, स्पर्म की मोटेलिटी को क्या करते हैं, ब्लॉक कर देते हैं। ठीक है, ये दिमाग में रखना है। अब आगे आते हैं नेक्स्ट, उसी में पूछा हुआ है, क्या पूछा है, ये हार्मोन रिलीजिंग कैसे काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन रिलीजिंग कैसे काम करते हैं, ध्यान रखो कि हार्मोन रिलीजिंग क्या करते हैं, यूट्रस को क्या करते हैं, अनसूटेड बना लेते हैं फॉर द इम्प्लांटेशन, और सर्विक्स होस्टिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये कई बार पूछा जा चुका है, सर्विक्स होस्टिलिटी, ये क्या होता है भाई, सर्विक्स होस्टिलिटी, सर्विक्स को ऐसे ऐसे बना देते हैं कि उस वो पूरा ब्लॉक हो जाता है। ठीक है, अब जो सर्विस ब्लॉक हो जाएगा तो स्पर्म एंट्री नहीं कर पाएगा, इस चीज़ को आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन पर हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे क्या दिया हुआ है, 11 नंबर, एक्सप्लेन द जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये तो एमसीक्यूज में मैंने बताया था, दोबारा से सुन लीजिए एक बार और, कि व्हेन द जाइगोट रिमेन बिलो 8 ब्लास्टोमियर स्टेज एंड ट्रांसफर टू द फेलोपियन ट्यूब, द फिनोमिनन इज नोन एज जिफ्ट। देखो स्पर्म और ओवा जब फ्यूज होते हैं तो क्या बनता है, डिप्लॉयड जाइगोट। इसके बाद क्या होता है, 4 सेल, 2 सेल, उसके बाद 4 सेल, फिर 8 सेल, ये सब ब्लास्टोमियर स्टेज है। इसके बाद होता है ब्लास्टुला मारुला। ठीक है, तो ये 8 ब्लास्टोमियर स्टेज तक के कंडीशन आपके फेलोपियन ट्यूब में ट्रांसफर किया सकते हैं। उसके बाद ये अटैचमेंट के लिए सूटेड नहीं होते हैं। इस चीज़ को आपको दिमाग में बार बार रख लेना है। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, उसी में पूछा है, हाउ इज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर टेक्निक आईयूटी डिफर फ्रॉम इट। अब आईयूटी इससे कैसे डिफर है, अभी उसी को ले लीजिए, व्हेन द एम्ब्रियो क्रॉस अबव द 8 ब्लास्टोमियर स्टेज देन द टेक्निक इज कॉल्ड एज इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो दोनों में डिफरेंट क्या है, जिफ्ट में बिलो 8 और आईयूटी में अबव 8। ठीक है, क्या, ब्लास्टोमियर स्टेज। ठीक, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, आगे बहुत इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एमनियोसिंथेसिस। ये कई साल पूछा जा चुका है। ठीक है, ये एक्चुअल में ये सारा चैप्टर 4 से पहले वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन आते थे 4 मार्क्स के, अब ये ख़त्म हो गए हैं। इसलिए अब जब ख़त्म हो गया तो बस यही सब छोटे छोटे कॉन्सेप्ट ही बच गए हैं, नहीं तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं रटना पड़ता, ये सब एमनियोसिंथेसिस वगैरह पे फोकस नहीं करना पड़ता। इसीलिए मैं बार बार कर रहा हूँ कि इसमें कम से कम जो कॉन्सेप्ट हैं, जिप्ट, गिफ्ट, आईयूटी, एआरटी, एमनियोसिंथेसिस, एमटीपी, ये सब आप दिमाग में बैठा लीजिए। पहले क्या होता था, बच्चे चैप्टर 4 को पलट के सीधे चैप्टर 5 पे आ जाते थे, क्योंकि वो जानते थे कि जो वैल्यू बेस है वो इससे एक क्वेश्चन इस चैप्टर से टच कर देगा और आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब क्या है कि अब वैल्यू बेस्ड होगा नहीं तो सीधे कॉन्सेप्ट बेस होगा, कॉन्सेप्ट होगा तो जिफ्ट, गिफ्ट, आईयूटी, एमटीपी, एमनियोसिंथेसिस पूछेगा। अब यहाँ पे क्या है, एमनियोसिंथेसिस। बेटा देखो एमनियोसिंथेसिस क्या होता है कि जब बेबी कहाँ रहता है, वॉम्ब में। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है बहुत सारे लेयर रहते हैं। ठीक है, इसके बारे में मैंने बताया था कि उसके ऊपर क्या रहते हैं, बहुत सारे लेयर रहते हैं। तो एक लेयर मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। सबसे बाहर का लेयर तो होता है कोरियन, उसके अंदर का लेयर होता है एमनियन। ठीक है, तो ये जो एमनियन लेयर है, ये एमनियन लेयर अंदर जो है, एक एमनियन लेयर ये जो ग्रीन कलर का दिख रहा है, और उसके बाहर, ठीक है, उसके बाहर क्या है, कोरियन लेयर है। ठीक, तो ये जो एमनियन है बाहर का लेयर, इसके अंदर और एम्ब्रियो के बीच में ये जो लेयर दिख रहा है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे एमनियोटिक कैविटी, और इसमें लिक्विड भरा होता है। एमनियोटिक कैविटी में क्या भरा होता है, लिक्विड भरा होता है। ये एम्ब्रियो जब ग्रो करता है तो इस ग्रोथ में इसके जो सेल डिवीजन होते हैं, तो बहुत सारे सेल जो है क्रैक होकर के इसी में फ्लो होते रहते हैं, इसी एमनियोटिक फ्लूइड में क्या होते हैं, फ्लो होते रहते हैं। अब वो जो सेल होता है छोटा छोटा, जो उस बेबी से टूट टूट के इसी एमनियोटिक फ्लूइड में फ्लो होता रहता है, उस सेल का पूरा पूरा जेनेटिक मटेरियल इस बेबी जैसा होता है। ठीक है, तो इसमें प्रॉब्लम ये रहता है कि अगर डॉक्टर इस एमनियोटिक फ्लूइड को सिरिंज से बचा के खींच ले तो ये छोटे छोटे सेल भी उस फ्लूइड में चले जाते हैं। ठीक है, उस छोटे छोटे सेल में जो क्रोमोसोम है उसका बिल्कुल मटेरियल ये बेबी जैसा होगा। ठीक है, क्योंकि वो बेबी का ही सिंथ से वो उसमें डाउटफुल नहीं है। तो अगर वो जेंडर पता करना है तो मैंने क्या बताया था, उसमें क्रोमोसोम्स अगर एक जैसे हैं, सपोज दैट ये क्रोमोसोम है और एक दूसरा क्रोमोसोम है, दोनों क्रोमोसोम बिल्कुल एक जैसे हैं, तो ये एक्स एक्स होगा। ठीक है, अगर एक क्रोमोसोम ऐसे है
और एक दूसरा क्रोमोसोम ऐसे है, तो ये XY है। तो बेबी का उससे पता चल जाता है जेंडर। लेकिन एक्चुअल में ये काम करने के लिए एमनियोसेंटेसिस बना नहीं है। एमनियोसेंटेसिस जनरली बहुत सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, लाइक ट्राइसोमी, ठीक है, टेट्रासोमी, ये जेनेटिक डिसऑर्डर्स है। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, ये सब आगे बताया जाएगा चैप्टर 4 में। बहुत सारे ऐसे सिंड्रोम्स हैं जो अगर शुरुआत में पता चल जाए तो MTP के लिए बच्चों को कह दिया है। तो भाई ऐसे बच्चों को जन्म लेने से क्या फ़ायदा जो बच्चे बिल्कुल शुरुआत से ही दिक्कत करेंगे, ठीक है। तो उनके लिए MTP। लेकिन बाद में क्या हुआ कि डॉक्टर कह देता है कि लड़की हुई है, ठीक है, पेट में जो पल रही है वो लड़की है। तो वहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि उसके लिए लोग MTP करवा लेते हैं और वो गर्ल्स फीमेल फेटिसाइड में चली जाती है। तो ये एमनियोसेंटेसिस क्या होता है, द डिटेक्शन ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड इन ऑर्डर टू रिकॉग्नाइज द वेरियस जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज, ठीक है। तो ये आपका आई थिंक एमनियोसेंटेसिस क्लियर हो जाएगा। Why has the government imposed the statutory ban in spite of its immortal and medical field? अब ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि गवर्नमेंट जो है इसको क्यों मेडिकल फील्ड में इसको स्टेटरी बैन कर दिया है। मैंने बताया था कि ये रिसेंट ईयर में पाया गया कि इसका यूज किस में हो रहा है, फीमेल फिटिसाइड में, ठीक है। भले ही आपको प्यार करते हैं आपके मम्मी पापा, लेकिन आप नहीं बताना उसमें क्लियर नहीं है। लेकिन बस ये इतना जान लीजिए कि 90% तक जो है मदर्स या फादर्स ऐसा नहीं चाहते हैं कि उनके यहाँ फीमेल पैदा हो, ठीक है। तो ये फीमेल फिटिसाइड के लिए बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहा था, इसलिए इसको स्टेटरी बैन कर दिया गया है। चलो आगे आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं 12 पे, 12 के बाद 13 पे। वाई सहेली अ वेल एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, कह रहा है सहेली जो है एक्सेप्टेड कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स क्यों है, क्या बताया था, ये नॉन स्टेरॉयड होता है, ठीक है, नो साइड इफेक्ट। और इसके लेने का जो तरीका है वो क्या होता है, वंस पर वीक, एक साल एक बार एक हफ्ते में लिया जाता है, ठीक है। जनरली ओरल पिल्स के प्रिकॉशन जो लेने के प्रोसेस होते हैं वो क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं। कब होते हैं, स्टार्ट करना पड़ता है 1 to 15 मेंस्ट्रुअल साइकिल में, फिर कंटिन्यू रखना पड़ता है 21 डेज तक, फिर उसके बाद क्या होता है स्टॉप कर देना पड़ता है 21st डे में, उसके बाद अगेन फिर स्टार्ट करना पड़ता है आफ्टर 7 डेज। तो ये प्रोसेस आपका हर महीने चलता रहता है। लेकिन जब से ये सहेली ओरल पिल्स आ गया, किसने डेवलप किया है, ये डेवलप किया है CDRI लखनऊ, कई बार इसको बताया जा चुका है, ठीक है। CDRI लखनऊ इसको डेवलप किया है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। वाई इज कॉपर टी कंसिडर्ड अ गुड कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस टू स्पेस चिल्ड्रन। देखो सबके आगे जो है ये प्रीवियस ईयर दिया हुआ है, कब कब पूछा गया है। तो कह रहा है कि कॉपर टी जो है गुड कॉन्ट्रासेप्टिव टू स्पेस चिल्ड्रन, ये रिवर्सिबल होता है, ठीक है। इसको जब आप कॉपर टी जो है निकाल दिया जाता है, अनइंस्टॉल कर दिया जाता है, तो फिर से वो रिटर्न बैक कर सकते हैं, यानी प्रेगनेंसी होल्ड कर सकते हैं। दैट्स वाई कॉपर टी इज गुड कॉन्ट्रासेप्टिव टू स्पेस चिल्ड्रन, ठीक है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अब आगे नेक्स्ट क्या है, नेम एन ओरल पिल्स यूज एज अ कॉन्ट्रासेप्टिव बाय ह्यूमन फीमेल, एक्सप्लेन हाउ डज इट प्रिवेंट प्रेगनेंसी। अभी क्या क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई ऐसे ओरल पिल्स का नाम बताइए जो किसी ऐसे ओरल पिल्स का नाम बताइए जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स में यूज। अभी ऊपर लिखा हुआ देखो सहेली, ठीक है, ह्यूमन फीमेल, एक्सप्लेन हाउ डज इट प्रिवेंट द प्रेगनेंसी। अब ये कैसे प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करता है, तो आपको पता गया था, इट मेक यूटेरस अनसूटेड फॉर इम्प्लांटेशन एंड प्रिवेंट ओवुलेशन, ठीक है। ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, यूटेरस को अनसूटेड बना देता है, और म्यूकस मेम्ब्रेन काज करता है जिससे स्पर्म इंटर नहीं कर पाते, बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ठीक है। चलो आगे आते हैं 16 पे आ जाए। डिस्क्राइब द लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड ऑफ बर्थ कंट्रोल, 50 बार बता चुका हूँ, अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो ये 969 वाले पे मैसेज कर देंगे, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट 17 पे आते हैं। देखो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है इसमें, इसलिए एक बार रिवाइज ही करा दें। लैक्टेशनल एमिनोरिया मेथड में क्या होता है, ड्यूरिंग द लैक्टेशनल पीरियड, ड्यूरिंग द मिल्क फीडिंग बाय द मदर्स टू द बेबी, द हार्मोन्स प्रोलैक्टिन परफॉर्म टू फंक्शन for the formation of milk and for the suppression of gonadotropin. When the gonadotropin gets suppressed, then no LH and FSS secreted out from the pituitary, and if there is no LH and FSS, there will be no chance of formation of ova, and there is no chance of ovulation, and there is no chance of pregnancy, ठीक है। चलो आगे आते हैं नेक्स्ट, उसी में आगे क्वेश्चन नहीं पूछा है। चलो 17 पे आते हैं। At the time of independence, the population of India was 350 millions, which exposed to over, कितना दिया है, छोटा कर दें इसको, ओवर 1 बिलियन बाई मे 2000। कह रहा है कि जब भारत आज़ाद हुआ तो इंडिया का पॉपुलेशन कितना था,
350 मिलियन। अब ये बढ़ के कितना हो गया है, अब ये हो गया 1 बिलियन। ठीक है, लिस्ट एनी 2 रीजन्स फॉर द राइज ऑफ पॉपुलेशन एंड वाई एंड एनी 2 स्टेप्स टेकन आउट द गवर्नमेंट चेक द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो इसको आप बड़े आसानी से कर लेंगे। कोई 2 स्टेप्स, फैमिली प्लानिंग, 2 रीजन पूछ रहा है। ठीक है, रीजन का मतलब कोई पॉपुलेशन के 2 रीजन। तो आप वीडियो लेक्चर में जाएंगे तो वहाँ वीडियो में बहुत सारे प्रॉब्लम्स बताए गए थे, इलिटरेसी, मैरिजेबल एज, ठीक है, बहुत सारे मिथ हैं, ये सब सारी चीज़ों के बारे में बताया गया था। और पॉपुलेशन को चेक, ये बार बार जो वर्ड आता है चेक, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब प्रिवेंशन होता है। ठीक है, स्टॉप करना, रोकना होता है। चलो आगे आते हैं 18 पे। 18 क्या पूछ रहा है, अभी 18 दिख रहा है ना, एक्सप्लेन हाउ डू फॉलोइंग एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स। कॉपर टी कैसे और सहेली, ये कॉपर टी के बारे में क्या बताया गया था, स्पर्म की मोटिलिटी को ब्लॉक करता है, और सहेली क्या करता है, ओवुलेशन को प्रिवेंट करता है, और यूट्रस को अनसूटेड बना देता है इम्प्लांटेशन के लिए। ठीक है, चलो आगे आते हैं नेक्स्ट। सजेस्ट एंड एक्सप्लेन एनी 3 असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी ART टू एन इनफर्टाइल कबूल। बहुत सारा बताया गया था, गिफ्ट, जिप्ट, आपका ICSI, ET, ठीक है, ये सब उसमें आ जाएंगे। AI आ जाएगा। ठीक है, उसमें आपको नोट्स में भी एक फ्लो चार्ट के थ्रू मिला होगा। तो आई होप ये सारा क्वेश्चन आपका डन हो गया है। इसके बाद कोई क्वेश्चन बचा नहीं है, बचा है, सॉरी बचा हुआ है 23, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है जी। चलो सॉल्व करा ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप घबराइए मत। सजेस्ट ये हो गया। अब 19, 20 पे आते हैं। ठीक है, 20 में क्या पूछा गया है, देखो जो रिपीट करेगा उसको नहीं बताएंगे। 20 में क्या पूछा है, इफ़ द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक एंड न्यू स्ट्रेटजीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड मोर इफिशिएंट, मोर इफेक्टिव केयर्स एंड असिस्टेड, ये क्वेश्चन क्या है, मोर इफिशिएंट है, सॉरी, इफिशिएंट केयर्स एंड असिस्टेंट टू पीपुल, देन वाई इज देयर इज ए स्टैट्यूटरी बैन ऑफ एमनियोसिंथेसिस। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सब कुछ ठीक ठाक है, फिर भी जो है ये एमनियोसिंथेसिस को बैन, तो इसको ऊपर बताया गया था, आई थिंक इसको कर लेंगे। अब राइट द यूज ऑफ दिस टेक्निक, ये भी बताया गया था। चलो आगे नेक्स्ट क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, अ वुमन हैज सर्टेन क्वेरीज लिस्टेड बिलो, बिफोर स्टार्टिंग विद द कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स आंसर देम। देखो ये जो PDF है, ये PDF का वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, और 21 ऑनवर्ड आप लोग सेल्फ इसको करेंगे। अगर इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, 21 को एक बार मैं सॉल्व करा दे रहा हूँ, इसके बाद का सॉल्व आप खुद कर लेंगे क्योंकि बहुत सारा रिपीटेड क्वेश्चन है। 21 में क्या पूछ रहा है, व्हाट डू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स कंटेन एंड हाउ डू दे एक्ट एज कॉन्ट्रासेप्टिव्स, इसे ऊपर बताया गया था। ठीक है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का कॉम्बिनेशन होता है, ओवुलेशन और इम्प्लांटेशन को ब्लॉक करता है, सर्विक्स में म्यूकस मेम्ब्रेन क्रिएट करता है, स्पर्म की एंट्री को प्रिवेंट करता है। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि B वाले पे आते हैं, व्हाट शेड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर टेकिंग दीज पिल्स। क्या बताया गया था, 1 to 5 डेज में स्टार्ट करना रहता है, 21 डेज तक ये कंटिन्यू रहता है, 21st डेज को रोक देना पड़ता है, और फिर नेक्स्ट 7 डे के बाद फिर वही शुरू करना रहता है। ठीक है, 21 to 5 डेज लीजिए, 1 to 5 डे ऑफ मेंस्ट्रुएशन साइकिल इसको कंटिन्यू करिए, तो ये सब नेक्स्ट 7 डे में फिर शुरू करना पड़ता है। ये सब इसके शेड्यूल हैं, आपको वीडियो लेक्चर में ही मिले होंगे। अब आगे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट शेड्यूल शुड बी फॉलोड फॉर चेकिंग दीज पिल्स, तो ये तो हो ही गया। ठीक है, अब 22 पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है, नेम एनी 2 कॉपर रिलीजिंग IUDs, कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, कई बार हो चुका है। चलो आगे, एक्सप्लेन हाउ डू दे एक्ट एज इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव्स इन ह्यूमन, क्या करता है, स्पर्म की मोटेलिटी को ब्लॉक कर देता है, यानी कि स्पर्म को क्या बनाता है, नॉन मोटाइल। 23 पे आते हैं, after a brief medical examination, a healthy couple come to know that both of them are unable to produce functional gametes and should look for ART, assisted reproductive technology. Name the ART and produce and the procedure involved that you can suggest to them to help them bear a child। कह रहा है कि बहुत सारा मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ एक कपल्स का, उसमें क्या प्रॉब्लम आई, दोनों जो है क्या प्रोड्यूस नहीं कर सकते, फंक्शनल गैमिट्स नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो हेल्दी यूट्रस है वो फीमेल में है, फंक्शनल गैमिट नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं, सो दे प्रीफर फॉर द IVF टेक्निक। ठीक है, ये आपका बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। उनको IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, या तो डोनर दोनों होते हैं, या फिर एक होता है, या फिर कोई नहीं होता है, तो वहाँ पे
दोनों रेडीमेड जो है डोनर कलेक्ट किया जाता है, स्पर्म और ओवा, और फिर जो है ट्रांसफ़र कर देते हैं फैलोपियन ट्यूब में। फ्यूज होने के बाद वो जाइगोट वगैरह सब उसमें बॉडी में बन जाते हैं। ये प्रोसेस हो चुका है। तो ये IVF हो जाएगा 23 का। अब आते हैं नेक्स्ट। आपके बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 27 तक बचे हैं। अब आगे जो क्वेश्चन पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, 24 पे आते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है 24, ये है, एन इनफर्टाइल कपुल इज एडवाइज टू अडॉप्ट टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। ठीक है, इनफर्टाइल कपुल किस लिए एडवाइज किया गया है, टेस्ट ट्यूब बेबी प्रोग्राम। डिस्क्राइब द 2 प्रिंसिपल प्रोसीजर एडॉप्टेड फॉर सच टेक्निक। तो 2 प्रिंसिपल प्रोसीजर क्या है, एक तो गिफ्ट हो गया, ठीक है, गिफ्ट नहीं, एक तो आपका जिफ्ट हो गया, ठीक, और क्या, एक ET हो गया। ये 2 प्रिंसिपल प्रोसीजर है, दोनों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। एक में बिलो 8 और एक में क्या होता है, अबव 8 ब्लास्टोमियर स्टेज में क्रॉस होने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट किया जाता है और उसके बाद जो है ट्रांसफ़र किया जाता है बेबी को। ठीक है, प्रॉब्लम नहीं क्रिएट किया जाता है। चलो आगे, मेंशन द प्रॉब्लम्स दैट आर टेकन केयर ऑफ बाय रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। व्हाट इज एमनियोसेंटेसिस, कह रहा है मेंशन द प्रॉब्लम दैट आर टेकन केयर ऑफ बाय रिप्रोडक्शन एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। जो जो एक्शन किया जाता है, टेकन, जो भी एक्शन जो बताया गया था, मीडिया वगैरह सब सारी चीज़ें, प्रिंट मीडिया, ये सब सारी चीज़ों के थ्रू इसको आप कर लीजिएगा। इसमें बड़ी प्रॉब्लम नहीं, इसमें फर्स्ट वीडियो ही आपको, फर्स्ट और सेकेंड वीडियो आपको हेल्प कर देगा। ठीक है, कैसे हम RCS प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, प्रिंट मीडिया हुआ, पेपर मीडिया हुआ, टेलीविज़न हुआ, ये सब सारी चीज़ों के थ्रू आगे बढ़ाते हैं। व्हाट इज़ एमनियोसेंटेसिस हो गया बेटा, इसको आप इम्पोर्टेंट कर लो, नहीं आएगा तो जूते मारना। चलो आगे आते हैं, 26 पे आते हैं। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव। पहला तो वो रिवर्जिबल होना चाहिए, सॉरी, पहला तो वो क्या होना चाहिए, रिवर्जिबल, जब चाहो यूज करो, इजी टू यूज, ठीक है, नो नीड ऑफ ट्रेनिंग, ठीक है, इजीली अवेलेबल, नो साइड इफेक्ट, जितना चाहो लिख दो अपने मन से। ठीक है, पहले 2-4 कॉन्सेप्ट, उसके बाद अपने मन। नेम 2 इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस दैट इफेक्ट द मोटेलिटी ऑफ स्पर्म। इसको तो बेटा रट लो, नहीं तो फिर चांस नहीं मिलेगा। कॉपर T, कॉपर 7, मल्टीलोड 375, ये क्या है, कॉपर रिजिंग है, जिसमें क्या होता है, स्पर्म की मोटेलिटी नहीं हो पाती है। ठीक है, अब ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो सेक्शन का। पता नहीं लास्ट है कि क्या है, हो सकता है कि दूसरा अपीयर हो जाए, ऐसे ही आ जाए। चलो आगे सॉल्व करा दें इसको। 27 को, नेम 2 हार्मोन दैट आर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो क्या होगा बेटा, ईस्ट्रोजन प्लस प्रोजेस्ट्रॉन। वाई डू दे हैव हाई एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्टिव वैल्यू, दे प्रिवेंट क्या, ओवुलेशन एंड इम्प्लांटेशन। अब आगे, नेम द कॉमनली प्रिस्क्राइब्ड नॉन स्टेरॉइड ओरल पिल्स। तो सहेली कर लीजिएगा। ठीक है, अब कोई क्वेश्चन बचा है कि नहीं बचा है, नहीं बचा है, यानी कि हमारे वीडियो सेक्शन के चैप्टर 4 का क्या हो गया बेटा, दी एंड हो गया। अब कोशिश करेंगे आपका चैप्टर 2 और चैप्टर 1 के एनालिसिस वीडियो हम बना दें। ठीक है, चलो आप प्रैक्टिस बनाए रखिए, कोई भी प्रॉब्लम हो आप फ्रिक्वेंटली 9695 वाले पे आप क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। थैंक